कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम आइरिस होता है। आइरिस के बेटे की हाल ही में मौत हुई है, जिस बात से आइरिस बहुत गमगीन होती है। आइरिस के पास उसके बेटे की एक ही यादगार चीज है और वो ये खिलौना बोट होता है। उसका हस्बैंड साथ ही में सोया होता है, लेकिन आइरिस अपने दिमाग को शांत करने के लिए ड्राइव पे निकल जाती है। कुछ समय बाद आइरिस अपनी कार को छोड़ देती है और पैदल ही रास्ता तय करने लगती है। आइरिस एक ऐसी जगह पे जा रही है जो इसके बेटे से रिलेटेड एक यादगार जगह होती है। यहाँ पे एक पेड़ पे 3 अक्षर एनग्रेव किए होते हैं जो उसके बेटे और आइरिस ने यहाँ पे लिखे होते हैं। आइरिस के दिमाग में खुदकुशी करने का गुमान आ जाता है और वो चट्टान के किनारे पे चली जाती है, ये सोचकर कि अगर मैं खुदकुशी कर लूं तो मैं आफ्टर लाइफ में अपने बेटे के साथ मिल सकती हूँ। आइरिस के बेटे का नाम मैटायस होता है। आइरिस कूदने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे एक आदमी होता है जिसका नाम होता है रिचर्ड। रिचर्ड आइरिस को शांत करने की कोशिश करता है। रिचर्ड अपने एक्सपीरियंस आइरिस के साथ शेयर करता है। रिचर्ड कहता है कि कुछ टाइम पहले मैं भी इस दर्द से गुजरा हूँ जब एक कार एक्सीडेंट में मेरी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई थी। तो उस एक्सीडेंट से मैं 2 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा था और मैं पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था। आइरिस अपने बेटे की दुख भरी कहानी इसके साथ शेयर करती है, जो बाहर खेल रहा था और हमारा ध्यान उससे हट गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये दोनों अपनी स्टोरी शेयर करके इनके बीच में एक इमोशनल कनेक्शन पैदा हो जाता है। रिचर्ड आइरिस को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि बेहद मायूसी के बीच में भी तब भी जिंदगी एक जीने की उम्मीद रखती है। और इस दुख भरी कॉन्वर्सेशन के बाद ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और रिचर्ड यहाँ से जाने लगता है। अब किसी तरह से आइरिस यहाँ से निकलने लगती है तो रिचर्ड को लगता है शायद आइरिस ने अपना डिसीजन बदल लिया हो, तो रिचर्ड उसे उसकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए कहता है। आइरिस अपनी कार में जाने ही वाली होती है तो अचानक से रिचर्ड अपनी गाड़ी लेके आइरिस की गाड़ी के सामने आता है, जिससे उसकी गाड़ी का दरवाजा खुल नहीं पाता। रिचर्ड अपनी गाड़ी से निकलता है और आइरिस पे इलेक्ट्रिक अम्ब्रेला से हमला करता है और एक शॉक लगने की वजह से आइरिस बेहोश हो जाती है। रिचर्ड इसके हाथ बांधकर अपनी कार में डाल देता है और यहाँ से निकल जाता है। जब आइरिस जागती है तो उसे महसूस होता है कि उससे बंदी बना लिया गया है। आइरिस के हाथ बांधे हुए होते हैं। वो अपनी स्मार्ट वॉच से हेल्प के लिए कॉल करने लगती है, लेकिन तभी रिचर्ड कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आने वाला। रिचर्ड उसके बेटे का खिलौना भी लौटा देता है। आइरिस अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत डेस्परेट होती है। उसे एक चाकू मिलता है और वो अपने हाथों को खोल लेती है। अपने आप को छुड़ाने के बाद वो रिचर्ड पे हमला करती है, जिसकी वजह से इसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक पेड़ के साथ टकरा जाती है। गाड़ी के अंदर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। ये दोनों अपनी गाड़ी से निकलकर जमीन पे गिर जाते हैं और इसी हड़बड़ी के बीच में रिचर्ड कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि जब तुम बेहोश थे तब मैंने तुम्हें एक इंजेक्शन दिया था जिसका असर सिर्फ 20 मिनट में शुरू होने वाला है। उसके बाद तुम्हारी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। आइरिस यहाँ से भागने लगती है, लेकिन रिचर्ड धीरे धीरे उसका पीछा करने लगता है। दौड़ते दौड़ते आइरिस को अपनी बॉडी में वीकनेस फील हो जाती है और कुछ दूर भागने के बाद आइरिस की फिजिकल स्ट्रेंथ भी जवाब देने लगती है। अब आइरिस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और वो अपनी घड़ी में 20 मिनट का टाइमर सेट कर देती है और जैसे जैसे आइरिस आगे बढ़ती है उसकी बॉडी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगती है। उसका हर स्टेप भारी होता जा रहा है और वो एक अपाहिज की तरह चलने लगती है और इसी दौरान रिचर्ड भी लगातार उसका पीछा करता रहता है। जब आइरिस का टाइम खत्म होने लगता है तो आइरिस की टांगे जवाब दे देती है, लेकिन आइरिस अब भी अपनी बाजू की मदद से क्रॉल करते हुए आगे बढ़ती रहती है और किसी तरह से एक जगह पे छुप जाती है। रिचर्ड ने भी आइरिस को कुछ समय से नहीं देखा है और रिचर्ड भी उसे ढूंढने लगता है। आइरिस शांति से एक जगह पे छुप जाती है और जैसे ही वक्त आगे बढ़ता है आइरिस के चेहरे पे चींटियां इधर उधर चढ़ने लगती है। आइरिस इस चीज से डिस्कम्फर्ट फील करती है और वो चिल्लाते हुए इस हाइडिंग स्पॉट से बाहर आ जाती है और इस बात से रिचर्ड को आइरिस की जगह का पता चल जाता है। आइरिस तुरंत से पास ही की नदी में कूद जाती है, जबकि वो पूरी तरह से तैर भी नहीं पाएगी। आइरिस अपने आप को पानी के बहाव के साथ छोड़ देती है और पानी का बहाव उसे एक गिरे हुए पेड़ के पास पहुंचा देता है। आइरिस की बॉडी पूरी तरह से जवाब दे चुकी होती है, लेकिन उसकी बाजू में अभी भी हिम्मत होती है, जिसकी वजह से किनारे पे वो चढ़ जाती है और धीरे धीरे उसकी घड़ी का टाइमर भी खत्म होने लगता है। अब आइरिस की बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है। आइरिस सिर्फ सुन सकती है और देख सकती है। अब आइरिस यहीं पे लेटी होती है, लेकिन आइरिस कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकती। लेकिन तभी यहाँ पे एक गाड़ी आ जाती है तो आइरिस को लगता है कि रिचर्ड ने मुझे ढूंढ लिया है। आइरिस अपनी आंखें बंद कर लेती है और इस गाड़ी से एक बूढ़ा आदमी नीचे उतरकर आइरिस को देख लेता है। इसका नाम बिल होता है। बिल आइरिस को देखने लगता है। आइरिस जो कि कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही होती है तो बिल उसे चेक करने के लिए अपने हाथ को उसके सामने इधर उधर घुमाने लगता है ताकि वो देख सके कि क्या आइरिस कोई रेस्पॉन्स
रिस्पॉन्स देती है या नहीं, लेकिन आयरिस पूरी तरह से बिल की हर बात का जवाब देती है। आयरिस अपनी आंखों को एक बार हाँ में ब्लिंक करती है और ना में 2 बार ब्लिंक करती है। बिल आयरिस को इसी हाल में अपने घर लेके जाता है। यहाँ पे आने के कुछ ही देर बाद बिल के दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। आयरिस कंटिन्यूअसली अपनी आंखें ब्लिंक करके बिल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बिल इसको नहीं देखता और दरवाजा खोल देता है। दरवाजे के बाहर रिचर्ड खड़ा होता है। रिचर्ड कहता है कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ। बिल इसे बाहर वेट करने के लिए कहता है और अंदर जाके अपना टेलीफोन लेने जाता है। अब बिल रिचर्ड को अपने घर के अंदर ले आता है तो रिचर्ड ठीक न होने का नाटक करने लगता है और बिल से टेलीफोन मांगता है। कहता है कि मेरा सेल फोन कहीं खो चुका है, क्या मैं आपके फोन से कोई कॉल कर सकता हूँ। अब रिचर्ड बिल का भरोसा पाने के लिए बिल से कहता है कि क्या वो अपनी वाइफ के साथ रहता है, और रिचर्ड ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि वो किसी तरह से आयरिस को ढूंढ सके। तो बिल कहता है कि उसकी वाइफ एक हार्ट अटैक के कारण मर गई थी और उसके मरने के बाद मैं पूरी तरह से अकेला रहता हूँ। तभी बिल के टेलीफोन पे एक कॉल आती है और बिल यहाँ से उठ के दूसरी जगह पे कॉल उठाने के लिए जाता है। रिचर्ड इसी बात का फायदा उठाकर बिल से कहता है कि शायद उसे उसकी बीवी मिल चुकी है और वो यही वेयर हाउस में छुपी है। अब रिचर्ड वेयर हाउस में जाने लगता है तो बिल उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से एक बुक शेल्फ रिचर्ड के ऊपर गिर जाता है और इसी दौरान बिल हेल्प के लिए कॉल करता है। अब रिचर्ड इसी मौके का फायदा उठाकर बिल पे हमला करता है, लेकिन बिल उसे फिर भी गिरा देता है। अब रिचर्ड जमीन पे गिरा होता है तो उसके हाथ में एक नाइफ आ जाती है। रिचर्ड बिल के पैर में और पेट में छुरा मारकर उसे मार देता है। अब रिचर्ड वेयर हाउस में आयरिस को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर आयरिस नहीं मिलती। आयरिस का पूरा नामो निशान मिटाने के लिए रिचर्ड पूरे घर में केरोसिन छिड़क देता है ताकि अगर यहाँ पे आयरिस हो भी तो उसका पूरी तरह से नामो निशान मिट जाए। दूसरी तरफ से आयरिस एक बेड के पीछे छुपी होती है और आयरिस की पूरी बॉडी पैरालाइज होती है सिवाय एक उंगली के। रिचर्ड पूरे कमरे में केरोसिन छिड़क देता है, लेकिन तभी आयरिस अपनी उंगली को जमीन पे मारकर रिचर्ड का ध्यान खींच लेती है और रिचर्ड को आयरिस के छुपने की जगह मिल जाती है, लेकिन रिचर्ड उसे वहीं पे छोड़कर पूरे घर में आग लगाकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है। अब रिचर्ड अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर रहा होता है और तभी उसका माइंड चेंज होता है और वो दोबारा से आयरिस के पास चला जाता है। वो आयरिस को यहाँ से निकाल कर अपनी गाड़ी तक पहुँचा देता है और इसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं। और इसी दौरान रिचर्ड को उसकी बेटी का कॉल आता है, जिसमें वो कहती है कि उसे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं और वो सेलिब्रेट करने के लिए अपनी माँ के साथ रिचर्ड के पास आ रहे हैं। रिचर्ड अपनी वाइफ से बात करता है और वो भी उसे वहाँ आने के बारे में बोल देती है और रिचर्ड इनकी बात को मान जाता है। अब इसी दौरान रिचर्ड की गाड़ी का तेल खत्म होने लगता है और वो एक पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने के लिए रुक जाते हैं। रिचर्ड चश्मा लगाकर बाहर निकलता है और आयरिस को अकेला गाड़ी में छोड़ देता है। डेस्परेट होके आयरिस गाड़ी से निकलने की कोशिश करती है। वो किसी तरह से अपनी सीट बेल्ट को खोल लेती है और अपनी बॉडी को विंडो की तरफ टिल्ट करती है और अपने आसपास देखने लगती है। एक छोटा बच्चा आयरिस की गाड़ी के पास आता है और उसे देखकर आयरिस को अपने बेटे की याद आती है। अब इस बच्चे की माँ इसको लेने के लिए आती है, लेकिन तब तक रिचर्ड भी वापस आ जाता है और आयरिस को देखने लगता है। रिचर्ड दोबारा से आयरिस को सीट बेल्ट पहनाता है और डैशबोर्ड पर पड़े हुए सामान को अपनी शर्ट से ढक देता है और आयरिस की गाड़ी को केबल्स की मदद से अपनी गाड़ी के साथ बांध देता है। और इसी दौरान यहाँ पर एक पुलिस कार आ जाती है और आयरिस की खिड़की पे नॉक करने लगता है। आयरिस जो कि कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाती, रिचर्ड सुन लेता है और बाहर आता है। ऑफिसर इसे इस ट्रक के बारे में पूछने लगता है और आयरिस से बात करने के लिए कहता है। रिचर्ड ऑफिसर से बात करता है और कहता है कि उसकी वाइफ नशे में है और ऑफिसर रिचर्ड का ड्राइविंग लाइसेंस चेक करता है और कहता है कि आपका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। तो रिचर्ड कहता है कि कुछ समय पहले नशे की हालत में मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था। तो ऑफिसर रिचर्ड के सर पर चोट के बारे में पूछता है और रिचर्ड इस बात पे कुछ नहीं कहता। इसी दौरान आयरिस अपनी विंडो को खोल लेती है और ऑफिसर इस चीज को सुन लेता है। तो रिचर्ड एक मनगढ़ंत कहानी बनाता है कि उनके बेटे के मरने के बाद इन दोनों को सेपरेट होना पड़ा और दूसरी तरफ से धीमी आवाज में आयरिस हेल्प के लिए पुकारती है और ये ऑफिसर रिचर्ड की शर्ट के नीचे जो सामान पड़ा होता है उसको देख लेता है और ये ऑफिसर इसे अरेस्ट करने लगता है, लेकिन रिचर्ड इसके ऊपर हमला कर देता है और उसी केबल से ऑफिसर पे हमला करता है, जिसकी वजह से ऑफिसर पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। अब ऑफिसर को ठिकाने लगाने के बाद रिचर्ड वापस आता है और अपनी गाड़ी पे पेट्रोल छिड़कने लगता है और अब रिचर्ड यहाँ से निकलने लगता है और जो इंजेक्शन गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखा हुआ था वो हल्का सा आयरिस की तरफ सिरक गया होता है। अब थोड़ा नॉर्मल होने के बाद रिचर्ड कुछ पुरानी बातें आयरिस के साथ शेयर करता है और उससे याद आता है कि कैसे मुझे अपने बेड के ऊपर 2 महीने तक पैरालाइज करके रखा गया था और उस एक्सपीरियंस की वजह से रिचर्ड अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। अब आयरिस इसे
इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और इसे चेतावनी देती है कि इन हरकतों की वजह से तुम्हें अपनी वाइफ और बेटी से हाथ धोना पड़ सकता है। और रिचर्ड अपना प्लान चेंज कर लेता है और आयरिस को पानी में डुबाने के बारे में सोचता है और ये एक लेक के किनारे पे पहुंच जाते हैं और तभी आयरिस रिचर्ड की टांग में वो इंजेक्शन घुसा देती है, लेकिन उसके हाथों में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो इंजेक्शन के पंप को प्रेस कर सके और रिचर्ड इस इंजेक्शन को छीन लेता है और इसे पूरी तरह से खाली कर देता है, जिसकी वजह से आयरिस चिल्लाने लगती है। अब ज्यादा देर ना करते हुए रिचर्ड अपनी गाड़ी से एक चाकू और बाकी जरूरी सामान निकालता है। इसके बाद वो आयरिस को बोट तक घसीटते हुए लेके जाता है और कहता है कि ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। दुखी होकर आयरिस रोने लगती है और वो रिचर्ड से उसके बेटे का वो खिलौना जेब से निकालने को कहती है। रिचर्ड इसके जेब से वो खिलौना निकालने लगता है और इसी दौरान आयरिस के हाथ में रिचर्ड की नाइफ आ जाती है और उसके गले में उस चाकू से हमला करती है। अब रिचर्ड गन उठाकर आयरिस पे हमला करने लगता है, लेकिन आयरिस इस बोट को हिलाने लगती है, जिसकी वजह से रिचर्ड का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पानी में गिर जाता है। अब आयरिस से गन उठा लेती है और रिचर्ड इस बोट पे वापस चढ़ने लगता है तो आयरिस रिचर्ड को गोली मारकर मार देती है, जिसकी वजह से इसकी बोट में भी कुछ सुराख हो जाते हैं। अब इसके बाद ये बोट डूबने लगती है और अभी तक आयरिस की बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं आई होती है और आयरिस इस बोट के साथ पानी में डूब जाती है और आयरिस के बेटे का वो खिलौना पानी के ऊपर तैर रहा होता है और कुछ ही देर में आयरिस पानी की सतह पर वापस आ जाती है और तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ से वो देखती है कि रिचर्ड भी किनारे तक पहुंच गया है, बल्कि वो पूरी तरह से नहीं मरा है। अब आयरिस रिचर्ड के पास पहुंच जाती है, जो कि मरने की कगार पे होता है। वो रिचर्ड की तरफ आती है और उसे थैंक यू कहकर यहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।